आपको इस चैप्टर से एक हर बार बनता है, और तो और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो भी इस चैप्टर से काफी आते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 मार्क्स आप समझिए, आपको चॉइस बेस्ड वाले क्वेश्चन का मार्क्स मैं इंक्लूड करके कह रहा हूं, इसीलिए ये चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्यों नाम दिया गया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी की पहली लड़ाई 1857। तो अंग्रेजों ने भारत को लगभग 200 साल तक रूल कर लिया था, और इंडियंस को महसूस हो रहा था कि अब हम इंग्लैंड से आजाद होना चाहते हैं, और इसके लिए बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो लोग अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट होने के बहुत सारे कारण हैं कि हम अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, और मिल करके हम इंडियंस, जिसमें पीजेंट्स, मर्चेंट्स, मिडिल क्लास के लोग और तो और सैनिक, सब मिल गए और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। पर क्या हम आजाद हो गए थे क्या? नहीं नहीं नहीं, 1857 में हम आजाद नहीं हो पाए, क्योंकि अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और हमारे रिवोल्ट को कुचल दिया। तो अंग्रेजों ने इसका नाम कभी भी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं रखा। उन्होंने कहा यह वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं है, यह सिर्फ एक सिपाही म्यूटिनी है, अर्थात सिपाहियों की बगावत है, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं है। और इंडियन हिस्टोरियंस हमेशा मानते रहे हैं कि यह आजादी की पहली लड़ाई है। तो आइए डिटेल में समझेंगे इस चैप्टर में कॉजेज, सारे टाइप्स ऑफ कॉजेज, फिर इंपॉर्टेंट इवेंट्स, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द इवेंट, और फाइनली नेचर। ठीक है, नेचर ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। बात करेंगे पहले पॉइंट की कि क्या कारण हुए, क्या रीजंस रहे कि हमने अंग्रेजों को इतने साल पहले सह लिया। मैंने कहा अप्रोक्सीमेटली 200 साल अंग्रेज हो चुके थे इंडिया में रूल करते हुए, धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रो किए। एक दिन नहीं हुआ कि अंग्रेजों ने पूरे भारत को कब्जा कर दिया, ग्रेजुअली वो आए तो ट्रेडर बन के थे, हमारे पास बिजनेस करने आए थे, हमारे इंडियन किंग से उन्होंने बिजनेस करने की परमिशन मांगी थी, जो हमारे इंडियन किंग्स ने उन्हें परमिशन भी दे दी, तो उन्होंने ट्रेडिंग पोर्ट्स खोला, मतलब अपने व्यापार करने के लिए स्थान लिया, और उसके बाद धीरे 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 पूरे इंडिया में कब्जा कर लिया। तो पॉलिटिकल कॉजेस क्या है? तो पहला पॉलिटिकल कॉज है पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। तो ब्रिटिशर्स धीरे धीरे अपने राज्य को इंडिया में एक्सपेंड करते गए। याद रखिएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं आई थी हमारे देश में अटैक करने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत को गुलाम नहीं बनाया था, बल्कि एक कंपनी ने भारत को गुलाम बनाया था। सच में एक कंपनी ने गुलाम बनाया था भारत को, ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी के पास स्पेशल राइट्स था ईस्ट ऑफ द एशिया को कवर करने का। इसको ये स्पेशल राइट्स क्वीन विक्टोरिया ने दिया था। ये कंपनी जो ईस्ट एशिया में बिजनेस करने के लिए आई थी, नाम था इसका ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत में, इंडिया में इसने धीरे धीरे अपने पैर जमाए। पहला तरीका क्या लगाया? पॉलिटिकल कॉज है। पहला तरीका था पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, मतलब अपने राज्य को धीरे धीरे बढ़ाया। एक दिन में पूरे इंडिया पे कब्जा नहीं कर पाया, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश था। हाँ, जहां आज आप अफगानिस्तान देखते हैं, जहां आप पाकिस्तान देखते हैं, वो सब हमारा ही हिस्सा था। यस, वो इंडिया था पहले वो। तो अंग्रेजों ने, इस अंग्रेज कंपनी ने क्या किया? एक तरीका लगाया एक्सपेंड करने का, राज्य फैलाने का, वो था अटैक करना, वॉर करना। आउटराइट वॉर मतलब भारतीय राजाओं से युद्ध लड़ना। पर मैंने कहा था अंग्रेज बहुत चालाक थे, बहुत कनिंग थे, उन्होंने हर चालबाजी अपनाई इंडियन किंग्स को हराने की। तो आइए, पहला पॉइंट है बाय आउटराइट वॉर, मतलब सीधे भारत के राजाओं से लड़ाई लड़ना। जैसे कि बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर में अंग्रेजों ने युद्ध जीत लिया 1764 में, और क्या मिला? राज्य नहीं मिला हमको, बल्कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की राइट्स मिल गए, उनका टैक्स कलेक्ट करने का, उसको दीवानी मिल गई उसकी। और जब एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, तब अंग्रेजों ने मैसूर को जीत लिया। हैदर अली का नाम सुना है ना आपने? टीपू सुल्तान का नाम सुना है ना? जी हाँ, वही थे एंग्लो मैसूर वॉर में। उस समय उन्होंने क्या किया? मैसूर को जीत लिया। उसी तरह से सिख वॉर हुआ, एंग्लो सिख वॉर, इसमें पंजाब को जीत लिया। तो यहां पर उन्होंने वॉर लड़ा, युद्ध लड़ा इंडियन किंग्स के साथ, और उनके राज्यों को जीत लिया। अब आप पूछेंगे सर इंडियन किंग क्यों हार गए, ये पूछेंगे। तो ब्रिटिशर्स के पास ज्यादा तैयार आर्मी थी, उन्होंने इंडियन किंग्स को ही अपनी मदद ली, और इंडियन सिपाहीज की मदद से अंग्रेजों को हरा दिया, इंडियंस को हरा दिया। हाँ, इंडियन किंग्स को हराने के लिए भारत के सिपाहियों का ही इस्तेमाल किया। ठीक है, और क्या हुआ देखिए, और क्या रीजन है, और क्या रीजन रहा है पॉलिटिकल कॉज में? वो रीजन रहा है सब्सिडरी अलायंस। तो ये क्या है? कोई व्यक्ति का नाम है? नहीं, सब्सिडरी अलायंस को लॉन्च किया लॉर्ड वेलेस्ली ने। एक गवर्नर थे, ब्रिटिश गवर्नर थे। इन्होंने क्या किया? एक पॉलिसी बनाई, एक नियम बनाया, कहा कि हर इंडियन स्टेट जो चाहता है किसी दूसरे दुश्मन से हमें अपनी रक्षा चाहता है, तो वो हमारा मेंबर बन जाए, वो इस सब्सिडरी अलायंस को साइन कर ले। मतलब इंडियन किंग्स जो अपने आप को बचाए रखना चाहते हैं दूसरे राजाओं से, हम उनकी रक्षा करेंगे। यहां अंग्रेज क्या करने लगे? अपने आप को एक लीडर की तरह प्रेजेंट करने लगे। और ये सब चालाकी कौन कर रहे थे? लॉर्ड वेलेस्ली। आइए दिखा भी देते हैं लॉर्ड वेलेस्ली कहां है। ये रहे लॉर्ड वेलेस्ली। क्या था इसमें? तो सब्सिडरी अलायंस में यह था कि जो भी कंपनी के साथ, याद रखिएगा कंपनी देश को रूल कर रही है, जो भी कंपनी के साथ क्या करेगा? एग्रीमेंट करेगा इंडियन राजा, उसको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उस राजा को, ब्रिटिशर्स को अपना सुप्रीम मानना पड़ेगा, ब्रिटिश को
ब्रिटिश कंपनी को सुप्रीम मानना पड़ेगा, उस राजा को अपनी फॉरेन पॉलिसी सरेंडर कर देनी पड़ेगी। मतलब अब वो राजा डिसाइड नहीं करेगा कि किस देश से उसको दोस्ती रखनी है, किस देश से उसको झगड़ा करना है। हाँ, समझ गए ना? मतलब आपका दोस्त और आपका दुश्मन कौन डिसाइड करेगा? उस राजा का दोस्त और दुश्मन ब्रिटिशर्स डिसाइड करेंगे। इसका मतलब अंग्रेजों का दुश्मन आपका दुश्मन, समझ गए? और क्या होगा? वो किसी दूसरे देश के साथ अलायंस नहीं कर सकता, कोई ट्रीटी साइन नहीं कर सकता। मतलब अगर किसी दूसरे देश के साथ उसको दोस्ती करनी है, बिजनेस एग्रीमेंट करना है, वो नहीं कर सकता। और क्या करना पड़ेगा? उस इंडियन किंग को जिसने सब्सिडरी अलायंस साइन किया है, उसको ब्रिटिश का एक रेजिडेंट अर्थात ब्रिटिश नागरिक को अपने राज्य में रखना पड़ेगा। और भी कुछ करना पड़ेगा। हाँ, और ब्रिटिश के ट्रूप्स, ब्रिटिश की सेनाएं उस राज्य में रहेंगी जिसने एग्रीमेंट साइन किया है। और वहां पर क्या होगा? वह सेनाएं क्या करेंगी? उस राजा जिसके राज्य में वो रह रही है उसके द्वारा सैलरी पाई जाएगी, उसके द्वारा उसको फूड एंड शेल्टर मिलेगा। तो एक तरह से कहें, अंग्रेजों की सेनाएं मुफ्त में हमारे राजाओं के राज्य में भी रहेंगी, उनसे पैसे मिलेगी और सारा पावर किसके पास रहेगा? ब्रिटिशर्स के पास रहेगा। तो एक तरह से गुलाम बना दिया। देखा, चालाकी है, बस नाम दे दिया है सब्सिडरी अलायंस। और क्या किया? देखिए, पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन के अंदर में बाय यूजिंग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो ये क्या डॉक्ट्रिन कहता है? ये डॉक्ट्रिन डी डलहौजी, ऐसे याद कर लो। तो ये पॉलिसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी जब वो गवर्नर बने थे कंपनी के। क्या था इस पॉलिसी में? इस पॉलिसी में बहुत सिंपल सा रूल था कि अगर कोई इंडियन किंग मर जाता है और उसका खुद का नेचुरल हायर नहीं है, नेचुरल वारिस नहीं है, उस राज्य को अंग्रेज टेक ओवर कर लेंगे। भाई, मेरा राज्य है, मैं राजा हूं, मेरे बच्चे हो ना हो, तुम कौन होते हो मेरा राज्य हड़पने वाले? और मैंने कहा ना, अंग्रेजों की क्या बोलते हैं, गुंडाई चल रही थी, या अंग्रेजों का पावर चल रहा था। तो बस उन्होंने नियम बना लिया लॉर्ड डलहौजी ने कि जिस इंडियन राजा का पास अपना नेचुरल हायर नहीं होगा, अपना वारिस नहीं होगा, उसके किंगडम को कंपनी के अंडर में ले लिया जाएगा। तो ऐसा किसी के साथ किया? हाँ, ऐसा बहुत राजाओं के साथ किया। नागपुर, झांसी, सतारा, हाँ, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जिसको अंग्रेजों ने इस कानून के तहत, झांसी, सतारा, जयपुर, संबलपुर, इनको अंग्रेजों ने टेक ओवर कर लिया। हाँ, इन राजाओं के राज्य को इसलिए टेक ओवर कर लिया क्योंकि इन राजाओं के पास अपना खुद का संतान नहीं थी जो राज्य चला सके। गोद लिए बच्चों को अलाउड नहीं था। अगर राजा ने कोई बच्चा गोद ले लिया है, अडॉप्टेड सन है, नहीं, अलाउड नहीं करेंगे अंग्रेज। तो ये पॉलिसी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। रानी झांसी, हाँ, रानी लक्ष्मीबाई जिनको हम कहते हैं, उनके साथ भी यही हुआ था। उनके साथ भी अंग्रेजों ने यही किया, कहा कि आपके पास अपना पुत्र नहीं है, राजा मर चुके थे, इसीलिए झांसी राज्य हमें खाली करके दे दीजिए। पर रानी झांसी तो आप जानते ही हैं, लड़ने वाली थी। बोली हम ऐसे नहीं देंगे, अपना कहते हैं ना, अपना राज्य में ऐसे ही नहीं दे देंगे, हम तो लड़ेंगे, और अगर आप लड़के जीत लोगे तो ले लेना। ठीक है, नेक्स्ट आता है, और क्या किया? ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ एलिज्ड मिसरूल, मतलब अंग्रेजों ने इंडियन किंग्स पे इल्जाम लगाया, ये इल्जाम लगाया कि आप लोग अपने राज्य को अच्छे से रूल नहीं कर रहे हैं, तो मिसरूल, प्रॉपर आप रूल नहीं कर रहे हैं, इस कारण से क्या कर दिया? उनको टेक ओवर कर लिया। अरे, राज्य मेरा, सोचिए इंडियन राजा है, उसकी मर्जी है, जैसे रूल करे, पर अंग्रेजों ने नाम लगा दिया, एक बहाना लगा दिया टेक ओवर करने के लिए कि आप मिस रूल करते हैं, प्रॉपर आप अपने राज्य को चला नहीं रहे। तो ऐसा कहां हुआ? ऐसा अवध में हुआ। अवध यूपी का ही पुराना नाम है। हाँ, लखनऊ और आसपास के रीजन को कहते हैं अवध। तो अवध में अवध के नवाब थे, उनको उन्होंने क्या कर दिया? टेक ओवर लिया। और करने वाले थे लॉर्ड डलहौजी। ये भी लॉर्ड डलहौजी की बदमाशी है ना? आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे। लॉर्ड डलहौजी ने राजाओं को मजबूर किया कि वो अपना राज्य हमें दे दें क्योंकि आप ठीक से नहीं चला रहे हैं। और लॉर्ड डलहौजी ने नवाब अवध की सेना को भी डिसबैंड कर दिया। जब उसका राज्य कब्जा कर लिया, उसको नवाब के पद से हटा दिया, तो सेना भी खत्म कर दी उसकी, और तो और उनके एस्टेट्स, उनकी प्रॉपर्टी भी ब्रिटिश की हो गई। मतलब वहां पे जो जमींदार काम करते थे, उन सब जमींदारों की लैंड अंग्रेजों ने कब्जा कर ली। कहा अब आप जमींदार नहीं है, अब सारी लैंड किसकी है? अंग्रेजों की है। अब अंग्रेज नए जमींदार बनाएंगे। सब अपने फायदे के लिए कर रहे थे अंग्रेज। और तो और उन्होंने अवध को पे हाई टैक्स लगा दिया, तो फूड पे टैक्स लगा दिया, हाउसेस पे टैक्स लगा दिया, मार्केट्स पे, फेरीज पे भी टैक्स लगा दिया। तो लोग बहुत परेशान हो गए, उल्टा हो गया। इंडियन रूलर फिर भी अच्छा कर रहे थे, पर अंग्रेज सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे का सोचते, सिर्फ और सिर्फ। अब आता है, ये सब चल रहे हैं पॉलिटिकल कॉजेस। ये जो पहले 4 पॉइंट्स पढ़े थे, ये था पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन के अंदर में। अब उसके आगे सेकंड पॉइंट है डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह। बहादुर शाह जफर हमारे देश के एक बहुत ही प्रिय, हाँ, बहुत ही पॉपुलर उस समय क्या थे? एम्परर थे। क्यों? क्योंकि ये मुगल एम्परर थे, इनको पूरे देश ने अपना एम्परर एक्सेप्ट कर लिया था। और बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया, उसके पद से हटा दिया। जो बहादुर शाह जफर के कॉइन चलते थे पहले जमाने में, भाई राजा का कॉइन चलता था, देश के राजा उस समय कौन थे? बहादुर शाह जफर जी। तो इनका कॉइन से फोटो हटा दिया, अब ब्रिटिश क्वीन का कॉइन में फोटो आने लगा। पहला काम ये किया। बाद में लॉर्ड डलहौजी ने क्या कर दिया? ये अनाउंसमेंट भी कर दिया कि अब बहादुर शाह जफर के जो सक्सेसर्स हैं वो रेड फोर्ट में नहीं रहेंगे। तो लाल किला था किनका? हाँ भाई, शाहजहां ने बनाया था लाल किला, और सारे मुगल रूलर्स आफ्टर शाहजहां और शाहजहां के बाद के सारे रूलर्स ने लाल किले को ही अपना राजमहल बनाया हुआ था। तो वो शान और शौकत की क्या थी? इंडिया की पहचान था लाल किला। आज भी
रेड फोर्ट भारत के लिए शान की जगह है, हाँ दिल्ली में है। यहाँ पे ध्वजा लहराई जाती है, झंडा लहराया जाता है। कब? 15 अगस्त को, हर साल में लहराते हैं। हमारे प्रधानमंत्री यहाँ पर आकर के ध्वजा लहराते हैं। तो उसी लाल किले में रहते थे कौन? मुगल किंग। और उनको वहां से क्या कर दिया गया? कहा दिया, आदेश दे दिया गया कि आपके संतान अब यहां नहीं रह सकते। तो एक तरह से बेइज्जती कर दी लॉर्ड डलहौजी ने, मतलब सब कहते हैं ना, हदें पार कर दी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू कर दिया, अवध के नवाब को निकाल दिया मिसरूल के बहाने, और अब बहादुर शाह जफर की भी उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं की। और क्या किया? इसके बाद एक और गड़बड़ हुई। बात यह गड़बड़ हुई कि लॉर्ड कैनिंग आए, लॉर्ड डलहौजी के बाद उससे भी खराब आदमी आए, लॉर्ड कैनिंग आए। लॉर्ड कैनिंग ने अनाउंसमेंट कर दी कि अगर बहादुर शाह जफर जब मर जाएंगे तो उनके आने वाली संतानों को, मतलब अब बहादुर शाह के बच्चों को अलाउड नहीं है राजा या बादशाह या नवाब की टाइटल लेना। इंपीरियल टाइटल जैसे होता है ना, एम्परर या बादशाह, तो टाइटल लगती है ना राजा, क्या कहा ये टाइटल अब नहीं मिलेगी आपको। मतलब उनके बच्चों को सिर्फ प्रिंस बोला जाएगा, राजकुमार बोला जाएगा, और कोई भी राजाओं वाली टाइटल नहीं दी जाएगी। इससे क्यों किया ऐसा उसने? ब्रिटिशर्स ने जानबूझकर ऐसा किया ताकि उनको बुरा लगे, वो हर्ट महसूस करें, वो बेइज्जत महसूस करें। पर्पसली उन्होंने ऐसा किया। इवन जो जीनत महल है, जो कि बहादुर शाह जफर की वाइफ है, उनको भी उन्होंने क्या कर दिया? बेइज्जत किया। आप देख पाएंगे, एक इमेज है हमारे पास, थोड़ा सा स्क्रीन बार कर लीजिए। आप देखिए जीनत महल है, उनके सामने ही क्या कर रहे हैं? बहादुर शाह जफर को बेइज्जत कर रहे हैं। तो जीनत महल ने बाद में अंग्रेजों के खिलाफ प्लानिंग करना शुरू कर दिया। और क्या हुआ? ये सब चल रहा है पॉलिटिकल कॉजेस। देख रहे हैं, सारे राजाओं से जुड़े कॉजेस हैं, इसीलिए नाम है पॉलिटिकल कॉजेस, रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। ठीक है ना? और क्या चल रहा है? तीसरा पॉलिटिकल कॉज है ट्रीटमेंट गिवन टू नाना साहिब। अभी नाना साहिब जी कौन है? तो नाना साहिब एडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव है। सर पेशवा कौन होते हैं? तो पेशवा आर दी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ दी मराठास। जो मराठा किंग्स होते थे, जैसे आपको पता है शिवाजी थे, संभाजी थे, तो मराठा राजाओं के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो कि बहुत बड़ी पोस्ट होती है, उनको कहते हैं पेशवा। तो नाना साहिब वो अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव टू के, वो लास्ट मराठा पेशवा थे। मराठाओं में सबसे आखिरी पेशवा थे कौन? बाजीराव टू। हाँ, बाजीराव मस्तानी नहीं, वो फिल्म है, हाँ फिल्म वाली बात नहीं करा, उसी नाम से पेशवा। तो पेशवा बाजीराव टू के बेटे नाना साहिब को उन्होंने पेंशन देने से मना कर दिया। कहा कि आपको पेंशन नहीं मिलेगी। एक्चुअली में मराठा के पेशवा थे, महाराष्ट्र में थे, तो इनको वहां से उठा दिया गया, कहा आपको पेंशन नहीं मिलेगी, और उनको उठा करके कानपुर शिफ्ट कर दिया गया। उनका सारा महल, उनकी सारी जायदाद कहां थी? नाना साहिब का सब कुछ साम्राज्य जो भी था, सब कहां था? पुणे में था, महाराष्ट्र में था। वहां से उनको शिफ्ट करके भेज दिया गया, कहां? कानपुर। हाँ, हमारे यूपी में आ गए थे पेशवा नाना साहिब। तो नाना साहिब को भी बेइज्जत कर दिया, उनको, जो कि एक अच्छे राजा थे, उनको बेइज्जत कर दिया। नाना साहिब ने भी तय कर लिया कि हम अपनी ऑफिशियल सीट छोड़ के आए हैं, पर यहां पर उन्होंने इंडियन किंग्स को, जो अंग्रेजों से बगावत करना चाहते थे, उन सबको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो एक तरह से अंग्रेजों ने कोई मौका नहीं छोड़ा इंडियन किंग्स को परेशान करने का। एक और बहुत बड़ा मुझे रीजन लगता है कि हम इंडियंस क्यों नाराज हुए, वो ये पॉइंट है, वो है एब्सेंटी सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश। मतलब अंग्रेज रूल हमारे इंडिया को कर रहे हैं, किस रूप में कर रहे हैं? मैंने कहा कंपनी के रूप में कर रहे हैं। अंग्रेज रहते कहां हैं? हजारों मील दूर। तो दूर से, भारत से हजारों मील दूर से भारत को वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसे कहते हैं क्या? एब्सेंटी सॉवरेनिटी। मतलब सॉवरेन मतलब राजा एब्सेंट है, जो देश को चला रहा है वो दूर से क्या कर रहा है? कठपुतली की तरह देश को चला रहा है। उसकी कंपनी, ब्रिटिश कंपनी क्या कर रही है? हमारे देश को चला रही है। तो इंडियंस को बात पसंद नहीं आई। क्या लॉजिक था? क्योंकि देखिए, जब इंडियन राजा हुआ करते थे, जैसे बहादुर शाह जफर ले लेते हैं, तो वो इंडिया में ही रह रहे थे, भले वो मुगल रूलर थे, उन्होंने लोगों से टैक्स लिया, पर उस टैक्स का पैसा भारत में ही लगाया। और ब्रिटिशर्स वो बाहरी लोग थे, उन्होंने इंडिया को कभी भी अपना देश नहीं माना, और वहीं से, इंग्लैंड से ही हमारे भारत को कंट्रोल कर रहे हैं, और हम पे टैक्स लगा रहे हैं, और उस टैक्स का पैसा भी हमारे देश में कोई भी भलाई का काम नहीं कर रहे हैं, सब पैसा अपने देश ले जा रहे हैं। इसका नाम दिया गया एब्सेंटी सॉवरेनिटी। ये हमको पसंद नहीं आया, इसलिए हम इंडियंस नाराज हो गए कि हमारा सारा पैसा भी ले जा रहे हो, हमारे देश में पैसा भी नहीं लगा रहा, टैक्स लगा करके। जो इंडियन राजा हुआ करते थे, क्या करते थे? इंडिया में लगाते थे ना, सड़कें बनाते थे, पंचायत घर बनाते थे, गांव और समाज की कोई चीजें बनाते थे। यहाँ पे तो कुछ लग ही नहीं रहा, इंडियन को तो कुछ पैसा मिल ही नहीं रहा है, सारा पैसा ब्रिटिश के पास चला जा रहा है। इसी का नाम रखा गया एब्सेंटी सॉवरेनिटी। इसको इंडियंस को पसंद नहीं आया। आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो बताया वो था पॉलिटिकल कॉजेस, अब बता रहे हैं सोशियो रिलीजियस कॉजेस। मतलब सोसाइटी की नजर से और रिलीजन की नजर से भी अंग्रेजों ने बहुत परेशान किया। क्या, कैसे परेशान किया, क्या कारण था? तो अंग्रेजों ने हमारे धर्मों में टांग अड़ाने की कोशिश की। हमारा धर्म है, हम जब से क्रिश्चियन धर्म के बीच में टांग नहीं अड़ा रहे थे, तो आपको हमारे धर्मों में, हमारे उस समय देश में हिंदू धर्म चलते थे, मुस्लिम धर्म चलते थे, और भी धर्मों के लोग रहते होंगे। हम लोग ने किसी भी, सिख भी थे, और किसी धर्मों के में इंटरफेयर नहीं करते। ये ब्रिटिशर्स आकर के हमारे कामों में दखल दिया। उनमें सबसे पहला है इंटरफेरेंस विद द सोशल कस्टम्स। हमारे जो सोशल कस्टम्स थे, भली मैंने कहा वो कस्टम आज आप सोचेंगे तो आपको बुरा लगेगा सोच करके। जैसे एग्जांपल देता हूं, एबॉलिशमेंट ऑफ सती या बैन ऑफ सती। अंग्रेजों ने कानून लाया 1829 में, और उस कानून का नाम था एबोलिशन ऑफ सती। मतलब सती सिस्टम बंद। अब सती एक परंपरा है हिंदू धर्मों की, जिसमें
इंडियन लेडीज को जिनके हस्बैंड मर जाते थे यंग एज में, उन लेडीज को जिंदा जला दिया जाता था एट द फ्यूनरल प्रायर्स ऑफ द मैन। इसका मतलब उसके पति की जिंदा आग में ही उस औरत को जला दिया जाता था और वो सती मैया बन जाती थी, लोग उसकी पूजा करने लगते थे। बट इट वॉज अ वेरी डेडली, आप स्क्रीन पर देख पाएंगे, एक बहुत ही डरावना ये प्रथा थी। तो अंग्रेजों ने बंद कर दिया, ये तो अच्छी बात है, पर मैंने कहा उस समय हम लोग को बहुत बुरा लगा कि आप हमारी प्रथाओं में, आप हमारे कल्चर और रिलीजन में टांग क्यों लगा रहे हैं। अच्छा, अंग्रेजों को ने सिर्फ ये नहीं किया, उन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट पास कर दिया। उस समय विधवा जो औरतें हो जाती थी वो एक समाज के लिए अपशगुन मानी जाती थी। लोग उस समय विडोज को रीमैरिज नहीं करने देते थे, पर अंग्रेजों ने कानून बना करके क्या कर दिया, विडो रीमैरिज एक्ट पास कर दिया 1856 में। इससे हम लोग को फिर बुरा लगा कि ये हमारे कल्चर की चीज है, हमारे धर्म की चीज है, हम विधवाओं को शादी करने दें ना दें। पर मैंने कहा अंग्रेजों ने सर ईश्वरचंद विद्यासागर के इंफ्लुएंस में आकर के कानून पास भी किया और एक अच्छा काम किया। हालांकि मैं बता रहा हूं ये काम तो अच्छा था, पर उस जमाने में मैंने कहा हम लोग को बहुत बुरा लगा, हमारे सोशल कस्टम्स में ब्रिटिश इंटरफियर कर रहे हैं। और तो और लड़कियों के लिए वेस्टर्न एजुकेशन शुरू कर दिया, और उस समय वेस्टर्न एजुकेशन इंडियंस के लिए भी अच्छी नहीं मानी जाती थी, ठीक है ना। वेस्टर्न एजुकेशन मतलब इंग्लिश एजुकेशन, जो आप और मैं पढ़ रहे हैं। आज मैं और आप मिशनरी स्कूल में जा रहे हैं, अच्छे स्कूल्स में जा रहे हैं, पब्लिक स्कूल्स में जा रहे हैं, ये सब शुरुआत अंग्रेजों ने उसी जमाने में कर दी थी। उस समय ये बुरा माना जाता था, हाँ, क्योंकि हमारे खुद के अपने गुरुकुल हुआ करते थे, और जो कहते हैं ना मुस्लिम्स, उनके पास अपने खुद के स्कूल्स हुआ करते थे, जहां पर वो बच्चे जाकर के, मुस्लिम बच्चे वहां जाके पढ़ते थे, अपने मौलवियों के पास जाके वो पढ़ते थे। पर इस समय मैंने कहा ब्रिटिश सिस्टम ने क्या किया, मॉडर्न स्कूल्स की ओपनिंग शुरुआत कर दी। अब आता है एप्रीहेंशंस अबाउट द मॉडर्न इनोवेशंस। अंग्रेजों ने कुछ मॉडर्न चीजें की और इसका डर लग गया हम लोगों को। एप्रीहेंशन मतलब होता है डरना, फियर। किसका डर है? मैंने कहा मॉडर्न इन्वेंशंस का। अंग्रेजों ने जगह जगह टेलीग्राफ के पोल लगाए, भाई खंबे लगाए जिससे टेलीग्राफ लाइन जाती है। और क्या किया अंग्रेजों ने, जगह जगह पर रेलवे की पटरियां बिछवा दी। तो लोगों को लगा कि ये जो टेलीग्राफ के पोल्स लगाए गए हैं, ये गलत फहमी थी, अफवाह थी कि जो टेलीग्राफ के पोल लगाए गए हैं इसमें जरूर अंग्रेज क्या करेंगे, लोगों को फांसी दे देंगे, जो अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करेगा, इसीलिए बीच बीच में खंबे लगाए गए हैं। हालांकि इसका ऐसा कोई मतलब नहीं था, ये रूमर था। और जो रेलवे लाइंस बिछी थी, उनको लगा कि अंग्रेज रेलवे जानबूझ कर चला रहे हैं, रेलगाड़ी चला रहे हैं ताकि हमारे लोगों का धर्म भ्रष्ट हो, क्योंकि रेल की जो भी टिकट ले लेगा वो सब बैठेंगे साथ में, अब वो चाहे हाई कास्ट हो चाहे लो कास्ट हो। तो पहले कास्टिज्म बहुत चलता था, हाई कास्ट लो कास्ट साथ में नहीं रहना पसंद करते थे। पर रेलवे की टिकट ले लिए तो कंपार्टमेंट है आपका, आपके बगल में कोई भी बैठ सकता है, किसी भी कास्ट का बैठ सकता है। ये प्रॉब्लम आई। मतलब इंडियंस को लगा कि ये अंग्रेज जानबूझ कर रहे हैं हमारे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए। इट इज टू डिफाई द रिलीजन, हमारे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए अंग्रेज ऐसा कर रहे हैं, ये इंडियंस को लगा। और आगे देखिए, अब आ रहा है पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अंग्रेजों ने कभी भी इंडिया को मातृभूमि नहीं माना, अपना कंट्री माना ना। उन्होंने इंडियंस को हमेशा डाउनग्रेड किया, उनको ह्यूमिलिएट किया, उनके साथ बदतमीजी से बिहेव किया। क्यों? क्योंकि वो कहते थे व्हाइट्स, हम लोग व्हाइट्स हैं, हम लोग सुपीरियर रेस को बिलोंग करते हैं, और इंडियंस ब्लैक्स हैं। इंडियंस को डिसरिगार्ड करते थे, बेइज्जत करते थे। तो इंडियंस के प्रति वो हमेशा एरोगेंट रहते थे, रूड बिहेवियर करते थे। मैंने एग्जांपल देके बताना चाहता हूं कि अंग्रेज कभी कभी इंडियंस को जब मारते, पीटते, चाबुक चलाते, छूते मैंने देखा था, गंदे कहेंगे, हमारा हाथ भी गंदा हो जाएगा। और जब उनको इंडियंस को मारना या पीटना से थक जाते थे तो अपने जूते पे क्या करते थे, थूकते थे। हाँ, अपने शूज पे अंग्रेज थूकते थे और इंडियंस को कहते थे चक। तो अब आप समझ लीजिए क्या बिहेवियर करते होंगे। यू कैन इमेजिन कितना ह्यूमिलिएट करते होंगे, कितना बेइज्जत करते होंगे, कितना जलील करते होंगे इंडियंस को। तो डिस्क्रिमिनेट बस इसीलिए कि हम ऊंची कास्ट के, वो मानते थे कि इंडियंस जो है वो बहुत लो कास्ट है, मतलब काले लोग हैं, ये लोग काले लोग जो होते हैं वो लो होते हैं। उन्होंने अपने लिए खुद अलग जगह बना रखी थी। जो उनके रेस्टोरेंट्स हुआ करते थे, उनकी होटल्स होती थी, उनकी बीचेस अलग होती थी, उनकी कॉलोनीज अलग होती थी। वहां इंडियंस को रहने के लिए जगह नहीं मिलती थी, वहां जाने की जगह नहीं होती थी उनके लिए। कई बार उनके ना होटल्स में या रेस्टोरेंट्स के बाहर लिखा रहता था, पता है क्या लिखा रहता था? इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। सोच लीजिए, हमारे देश में रह रहे हो, हमारा अन्न जल ग्रहण कर रहे हो, हाँ, अंग्रेज हमारा ही पानी पी रहे हैं, हमारे देश का अनाज खा रहे हैं, और हम ही से कह रहे हैं कि इंडियंस एंड डॉग्स है। सोच लीजिए क्या गुस्सा आता होगा इंडियंस को। आप होते तो क्या करते? फोड़ डालते, क्या कहते हैं, घुस के अंग्रेज को मार मुर के चले आते। क्या कहते हैं? सोचिए इंडियंस आपको कहे, कोई विदेशी आदमी आपको कहे तो हम इंडियंस को तो खून खोल जाएगा। तो भाई हुआ ही, हमने बदला लिया। उसके बाद ये रिवोल्ट इसीलिए हुआ, हम बगावत इसीलिए किए, कब तक सहेंगे। तो उन्होंने कभी भी हमारे साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं किया। जैसे एग्जांपल देता हूं, उन्होंने मुस्लिम्स को माना कि मुस्लिम जो यहां पर हैं वो क्रूअल हैं और अनफेथफुल हैं। बताइए अब आप क्यों डिसाइड करेंगे? आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? उन्होंने हमारे साथ हमेशा, कहते हैं ना, भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया। अब एक और कारण हुआ, याद रखिएगा, ये सब चल रहा है सोशियो रिलीजियस कॉजेस। और क्या कारण हुआ? मिशनरीज उन्होंने शुरू कर दिया। अंग्रेज क्रिश्चियंस हुआ करते थे, ब्रिटिशर्स जो है वो क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते हैं, तो उन्होंने इंडिया में भी क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना शुरू कर दिया। क्या भेजा उन्होंने? मिशनरीज को भेजा, मतलब अपने लोग भेजे जिन्होंने गांव जाकर के, आदिवासियों के पास जा जाकर के उनको क्या किया, धीरे धीरे क्रिश्चियन धर्मों में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से जो लोकल लोग थे, आम जनता के लोग थे, उनको डर लगने लगा। उनको लगने लगा कि वो हमारे इंडियंस को क्या कर रहे हैं, क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसका बहुत विरोध हुआ।
मतलब क्रिश्चियन धर्म के कन्वर्ट करने के लिए आप इमेजिन करिए, ये आदिवासी लोग खड़े हैं और इन आदिवासियों को ये ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, भोले भाले होते हैं ये लोग, इनको कन्वर्ट कर दिया अपने धर्मों में। और क्या हुआ देखिए, और क्या रीजन है, फियर टुवर्ड्स द वेस्टर्न एजुकेशन। क्योंकि अंग्रेज इंडिया में आए तो उनको लगा कि इंडियंस से ही सारा काम करना है, क्योंकि अंग्रेजों के दफ्तर हुआ करते थे, अंग्रेजों की सेना हुआ करती थी, तो उसमें कौन आएगा, विदेश से तो आदमी आएंगे नहीं। इंग्लैंड तो बहुत छोटा कंट्री है ना। हाँ, हमारे, मैं कह सकता हूं शायद यूपी से भी बहुत छोटा देश होगा, हाँ, पॉपुलेशन वाइज भी और एरिया वाइज भी, तो बहुत छोटा देश है। तो वो इंडिया पे रूल कर रहा है कैसे, हमारी ही मदद से, हमारे ही इंडियंस को वो पढ़ा रहा है, वेस्टर्न एजुकेशन दे रहा है। क्यों वेस्टर्न एजुकेशन दे रहा है, ताकि उनको नौकरी करने के लिए आदमी मिल जाए, मुनीम मिल जाए, बाबू मिल जाए, छोटे क्लर्क मिल जाए, सिपाही मिल जाए, इसीलिए उनको पढ़ा रहा था, ताकि वो उनके साथ इंग्लिश में बात कर सके अपने फायदे के लिए। इसलिए नहीं पढ़ा रहा हम लोगों को कि हम लोग को एजुकेटेड बनना चाहते, ना ना ना, उनको नौकर चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग बाबूस चाहिए, इसलिए उन लोग हमको इंडियंस को पढ़ा रहे थे। तो इंडिया को लगा कि वो हमारे ट्रेडिशनल कल्चर को भुलवा रहे हैं हमसे, हमारा तो गुरुकुल सिस्टम था, उन्होंने गुरुकुल सिस्टम को बंद करना शुरू करवा दिया और इंग्लिश स्कूल खोलना शुरू कर दिया। जो हमारे इस्लामिक स्कूल्स होते हैं, जिनको हम मौलवी जहां पढ़ाते हैं, जहां पर मुस्लिम बच्चे जाके पढ़ते हैं, उनको उनसे दूर करने लगे अंग्रेज, उनको भी मॉडर्न एजुकेशन है, तो उनको बुरा लगा बहुत, क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन से क्या लगने लगा कि वो साइंस की तरफ जाने लगेंगे, रिलीजन से दूर चले जाएंगे, इसीलिए इंडियंस ने उसका विरोध किया। तो अभी तक पढ़ा सोशो रिलीजियस कॉज, अब करने जा रहे हैं इकोनॉमिक कॉज, जिसको हम हिंदी में बोले तो पैसे से जुड़ा कॉज, समथिंग विच रिलेट्स टू मनी और इकोनॉमी, इसीलिए कहते हैं इकोनॉमिक कॉज। इसमें सबसे पहला पॉइंट है, अंग्रेजों ने हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, भारत का उसने फायदा लिया पैसों से, हमें तो हर तरफ से बर्बाद किया, इकोनॉमिकली बर्बाद कर दिया। वो कैसे किया, अंग्रेजों के पास इंडस्ट्री आ चुकी थी, वर्ल्ड में सबसे पहले इंडस्ट्रीज कहां पे आई दुनिया में, इंग्लैंड के पास है, और इंग्लैंड के पास इंडस्ट्रीज तो है, पर इंग्लैंड बहुत छोटा सा देश है, वहां पे रॉ मटेरियल नहीं है, वहां पे मार्केट भी नहीं है। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इंडिया जैसे देश जहां पे बहुत पॉपुलेशन है, जहां पे बहुत रिच रिसोर्सेज हैं, भारत में मिनरल माइंस एग्रीकल्चर की कोई कमी नहीं है, तो वो हमारे देश से, इंडिया से क्या करने लगे, रॉ मटेरियल ले जाने लगे अपनी इंडस्ट्रीज के पास। हाँ, यहां से रॉ मटेरियल जैसे रॉ आयरन ओर, है ना, रॉ सिल्क, रॉ कॉटन, इंडिगो भारत से जाने लगा शिप में, कहां, इंग्लैंड में। वहां क्या होगा, वहां की इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल फिनिश गुड में बन जाएगा, मतलब सीमेंट बन जाएगा, तो स्टील की रॉड बन जाएगी, तो कपड़े बन जाएंगे, गारमेंट बन जाएगा, और वहां से फिनिश गुड इंडिया आ जाता था। तो उनकी इंडस्ट्रीज का डबल फायदा हो गया, उनको सस्ते में कच्चा माल रॉ मटेरियल भी मिल गया और मार्केट भी मिल गया अपना फिनिश प्रोडक्ट बेचने के लिए। तो अंग्रेजों ने डबल तरीके से हमें नुकसान पहुंचा दिया, ठीक है ना, हमारे देश से सस्ते में रॉ मटेरियल ले जाते और फिनिश प्रोडक्ट ला करके हमारे देश में बेच देते। तो इस तरह से हमारे देश को इकोनॉमिकली पैसे से धीरे धीरे करके क्या कर दिया, कमजोर कर दिया। जो कि कभी सोने की चिड़िया होती थी भारत, इंडिया को कभी सोने की चिड़िया कहते थे, क्योंकि यहां पर हर तरफ क्या होता था, हरियाली, हर तरफ क्या होती, तरक्की थी, हर जगह खुशियां थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी, पर सब लूट के ले गए। हाँ, आपको कुछ फैक्ट बताऊं जो यहां नहीं है, कि इंडिया के जो कोहिनूर हीरा था, भारत का कोहिनूर हीरा था, वो क्वीन ने ले लिया था, क्वीन के क्राउन में है। हाँ, क्वीन विक्टोरिया के, क्वीन एलिजाबेथ जो बाद में आई, उनके क्राउन में वो लग गया। और तो और भारत के बहुत सारे बेशकीमती हीरे जवरात सब ब्रिटिशर्स ले गए यहां से। तो एक्सप्लॉइटेशन किया हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज को उन्होंने काम नहीं करने दिया। हमारे यहाँ वैसे भी बहुत बड़ी मशीन्स टेक्नोलॉजी थी नहीं उस जमाने में, अंग्रेजों ने क्या कर दिया, अपने पास इसका फायदा लेना शुरू कर दिया। और क्या किया, ड्रेन ऑफ वेल्थ किया। सेकंड पॉइंट, इकोनॉमिक कॉस्ट, ड्रेन ऑफ वेल्थ, मतलब ड्रेन ऑफ वेल्थ मतलब वेल्थ को ले जाना, बदले में क्या करना, कुछ न देना। हमारे देश से वो जो कमा रहे थे पैसा, उसका कमाई इंडिया में नहीं आ रही थी। हमारे देश से जो टी, कॉफी, सिल्क, ये जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे थे, वो उसको बेच करके खूब पैसा कमा रहे थे। क्या उस पैसे को भारत में दे रहे थे? नहीं 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 नहीं, उस पैसे को वो क्या कर रहे थे, अपने पास ही रख ले रहे थे। अपने जो सैलरीज होती ब्रिटिश की या उसके वॉर के एक्सपेंसेस थे, उसमें इस्तेमाल कर रहे थे। रिटर्न में हमें तो रिसोर्स हमारे यूज कर रहे हो, पैसा भारत को नहीं दे रहे हो। ये था ड्रेन ऑफ वेल्थ। उन्होंने हमारे भारत से कमाया पर भारत को रिटर्न में नहीं दिया, तो इसी का नाम रखा गया ड्रेन ऑफ वेल्थ, वेल्थ चले जाना। ठीक है, और क्या किया इन्होंने, आइए देखें। डिके ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री मतलब होता है जो घर घर में इंडस्ट्री खोली जाती है, जिसको हम हथकरघा भी कहते हैं। हाँ, हथकरघा या हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बनाए गए कोई सामान, जैसे मिट्टी के बर्तन, जैसे कि सिल्क की साड़ियां, पता है ना, सिल्क की साड़ियां हाथ से बनती है, कारपेट्स हाथ से बनते हैं, वॉल हैंगिंग्स, तो ये बहुत प्रसिद्ध है। इंडिया हैंडीक्राफ्ट वर्ल्ड ओवर आज भी फेमस है, हाथ से बने कारीगरी। आपको पता है लखनऊ में जरी का काम बहुत फेमस है, किसी शहर में कलमकारी का बहुत फेमस है, कहीं ब्लॉक प्रिंटिंग बहुत फेमस है, तो हर शहर में, बनारस में बनारसी सिल्क बहुत फेमस है। तो ये हैंडीक्राफ्ट जिसमें सिल्क, कॉटन, टेक्सटाइल आता है, इन सबको अंग्रेजों ने बर्बाद कर दिया। सर वो कैसे बर्बाद कर दिया? क्योंकि अब इंडिया के जो सिल्क बनाने वाले हैं, सिल्क के कपड़े बनाने वाले हैं, उनको रॉ सिल्क मिल ही नहीं रही है, क्योंकि वो सिल्क कहां चली जा रही है, ब्रिटेन के पास चली जा रही है, वहां की इंडस्ट्री के पास चली जा रही है, वहां मशीन मेड्स गुड्स बन रहे हैं उससे, और इंडियन आर्टिशियंस उनका कोई सामान ही नहीं खरीद रहा है। इंडियन आर्टिशियंस, कारीगर बर्बाद इसलिए हो गए क्योंकि
उनके पास रॉ सिल्क नहीं है, और अगर उनके पास सिल्क है भी तो उस सिल्क से बने प्रोडक्ट को खरीदार नहीं है। पहले जो राजा हुआ करते थे, जिसको कहते थे प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, उसमें राजा रानी जितने भी लोग होते थे वो इन आर्टिशियन से क्या करते थे, गुड्स खरीदते थे। अब आप देखिए कारीगर काम करते हुए नजर आ रहे हैं आपको, ये हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स हैं, काम सॉरी आर्टिशियंस हैं जो क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। बर्बाद हो गए लोग क्योंकि इनकी नौकरियां चली गई, इनके पास काम नहीं है। इनको जो पेट्रोनाइज कर रहे थे राजा वो नहीं है, क्योंकि राजाओं को तो अंग्रेजों ने जीत लिया था, तो इसलिए ये बर्बाद हो गए। हमारी कॉटेज इंडस्ट्री, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। और क्या कारण रहा है, देखिए इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ पीजेंट्री। पीजेंट्री कौन है, ये पीजेंट कौन है, फार्मर्स हैं। डिक्लाइन कैसे हुआ, इंडिया एक एग्रीकेरियन इकोनॉमी है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, और फार्मर्स की इनकम बहुत डाउन चले गई। क्यों, फार्मर्स क्यों कमजोर हो गए, क्योंकि फार्मर्स पे आए जमींदार उनसे लगान लेने के लिए, और जमींदारों को दया नहीं थी इंडियन फार्मर्स पे, वो बहुत हाई, वेरी हाई लगान, जिसको कहते हैं लैंड रेवेन्यू लेते थे। तो हाई लैंड रेवेन्यू देने के लिए किसानों को मजबूर किया जाता था, डराया धमकाया मारा जाता था। कौन करते थे, जमींदार। ये अंग्रेजों के बनाए जमींदार थे, वो किसानों को मजबूर करते थे कि हमें पैसा दो, हाई लगान दो, और अगर वो नहीं दे पाते तो वो कर्ज लेके लगान देते थे। इसकी वजह से क्या होते थे, फार्मर अक्सर इंडेप्टेड जाते थे, मतलब कर्ज में डूब जाते थे, और जमींदारी उनकी जमीन क्या करता था, हड़प लेता था। और या तो जमींदार इतना पावरफुल होता था कि वो किसानों को मार के भगा देता था, दे वर एविक्टेड, उनको भगा देता था, उनकी जमीन हड़प लेता था। इतना हाई टैक्स था, इतना हाई रेंट था, लगान था कि किसान बर्बाद। मतलब अंग्रेजों ने कोई कदम नहीं उठाया हमारे फार्मर्स को बेनिफिट देने के लिए। मतलब जब इससे पहले राजा हुआ सिस्टम हुआ करता था, तो राजा वाले में भी जमींदार हुआ करते थे, पर राजा के लोग क्या करते थे, थोड़े दयावान होते थे। अगर किसी किसान को परेशानी आती थी तो उसकी मदद भी करते थे। अगर बाढ़ आ गई, कोई आपदा आ गई, किसान ने एग्रीकल्चर क्रॉप्स नहीं उगाया है, तो राजा लगान माफ भी कर देता था। पर यहां पर कोई माफी नहीं है। ब्रिटिश जमींदार बहुत क्रूअल होते थे, वो हार्ड हार्टेड थे, उनको कोई मतलब नहीं है, फार्मर्स को वो पैसा लेते थे, बदले में कुछ मदद भी नहीं करते थे। जबकि इंडियन जमींदार हुआ करते थे, वो बहुत मदद भी करते थे इंडियन फार्मर्स की। और क्या हुआ रीजन, ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट। अंग्रेजों ने वेस्टर्न एजुकेशन तो शुरू कर दिया, पर रोजगार कौन देगा। उस समय तो भारत में इंडस्ट्रीज भी नहीं थी। अब भाई इंडस्ट्रीज नहीं होगी तो रोजगार कहां से आएगा। ज्यादा से ज्यादा काम क्या है, आप सैनिक बन जाओ, या छोटे मोटे ऑफिशियल्स का काम, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में मुनीम का काम, बाबू का काम, क्लर्क का काम, बड़ी पोस्ट या पद थे ही नहीं इंडियंस के लिए। तो इंडियंस को ज्यादा से ज्यादा क्या होता था, छोटी मोटी नौकरी मिल जाती थी और काम नहीं था, तो इंडियंस बेरोजगार। अब सोचिए इतनी बड़ी आबादी अगर बेरोजगार होगी तो अंग्रेजों के खिलाफ, ये भी रीजन रहा है। आप सीन पे देख पाएंगे कितने लोग बेरोजगार हैं, बर्बाद हैं, पढ़ लिया है, नॉलेज है, पर उनके पास रोजगार नहीं है। इन ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ इंडिगो कल्टिवेटर्स, अंग्रेजों ने हमारे फार्मर्स को मजबूर किया कि वो इंडिगो उगाएं। अभी इंडिगो क्या होता है, इंडिगो मतलब होता है नील। अभी नील क्या होता है, नील एक क्रॉप होता है जो कपड़ों को क्या करता है, व्हाइट कर देता है। ठीक है, हाँ, वो जो उजाला, वो जो रॉबिन, ये लिक्विड ब्लू ऐसे करके आते हैं ना, वो नील होते हैं, इंडिगो होते हैं। कपड़ों में डालने से उसकी चमक बढ़ जाती है, उसकी व्हाइटनेस बढ़ जाती है। तो इंडिगो एक सॉइल एग्जॉस्टिव क्रॉप है, मतलब सॉइल में फार्मर्स उगाना नहीं चाहते क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी चली जाती है। पर इंडियन फार्मर्स को मजबूर किया गया अंग्रेजों द्वारा, जमींदार द्वारा, कि कि इंडिगो उगाओ, इंडिगो उगाओ। और इंडिगो फार्मर्स को मजबूर करते थे कि तुमको लगान के रूप में क्या देना है, पैसा नहीं देना है, इंडिगो चाहिए हमको। अब इंडिगो क्या होगा, क्योंकि इंडिगो जाएगा यहां से इंग्लैंड। इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रीज है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वहां कपड़ों को चमक देने के लिए, हाँ, इंडिगो कपड़ों को चमक। और इंडियन फार्मर्स को खूब सताया जाता, मारा पीटा जाता अगर वो इंडिगो नहीं उगाते, और उगाएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। अरे बर्बाद हो जाएंगे क्योंकि उसकी जमीन की उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाएगी। और इंडिगो एक बहुत ही सॉइल एग्जॉस्टिव क्रॉप है, सॉइल को भी खराब कर देता है। तो फार्मर्स सिर्फ अपने फायदे के लिए क्या करते थे, किसानों को मजबूर करना, परेशान करना, खास करके इंडिगो फार्मर्स को। और क्या हुआ, डिक्लाइन ऑफ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। एक अंग्रेजों ने कानून बनाया, एक पॉलिसी बनाई, नाम रखा उसका इनाम कमीशन। हाँ, इनाम देंगे नहीं कुछ, नाम है सिर्फ इनाम कमीशन, 1852 में बनाया। इस कमीशन को के तहत, इस रूल के तहत उन्होंने क्या कर दिया, 20,000 एस्टेट्स, 20,000 ऐसे एरियाज जो कि इंडियन जमींदार के पास थे, उनसे वह जमींदारी छीन ली। जमींदार से जमींदारी छीन ली, क्यों, उनसे कहा कि आप क्या करिए, अपनी जमींदारी का टाइटल डीड दिखाइए। क्या करिए, जमींदार को कहा कि आप क्या करिए, जो आपके पास जमीन के कागज हैं, जिसकी वजह से आप जमींदार बने हुए, जरा कागज दिखाइए। भाई कोई प्रूफ होगा ना कि आप जमींदार हैं, यहाँ के इस गांव के जमींदार आप हैं, जरा प्रूफ दिखाइए। अब पहले जमाने में तो राजा जो हुआ करते थे वो जमींदार को ओरल बना देते थे, भाई जिसपे खुश होगा, यस अब मेरा जमींदार अजय है, ताली बजाया, वो जमींदार बन गया। अब समझ गया ना, ज्यादातर ओरल ऑर्डर्स होते थे और बहुत कम ही रिटर्न रिकॉर्ड हुआ करते थे। तो इसीलिए वो जमींदार अपनी टाइटल डीड नहीं दिखा पाए, वो प्रूव नहीं कर पाए। नतीजा, उन सब की 20,000 जमींदारों की जमीन अंग्रेजों ने हड़प ली और फिर अपने लोगों में बांट दी। अपने नए जमींदार उन्होंने बनाए जो कि बहुत कुष्ट, बहुत दुष्ट, बहुत पापी हुआ करते थे, लोगों से क्या करते थे, पैसा एक्सट्रैक्ट करते थे। यहां भी जमींदार बहुत नाराज हो गए, ये सारे जमींदार अंग्रेजों से नाराज हो जाएंगे। हाँ भाई, आप किसी की जमीन छीन लोगे, किसी का राज्य छीन लोगे तो तुम्हें छोड़ेगा कोई, क्या कहते हैं, कोई छोड़ेगा? तो जब मौका मिलेगा तो बदला लेंगे, और यही हुआ ही। हम इंडियंस ने फिर चुन चुन के क्या किया,
रिवोल्ट ऑफ 1857 ने बदला ले लिया। हर जिसने जिनको अंग्रेजों ने सताया सबसे आगे इन लोगों ने बदला लिया। अब आता है मिलिट्री कॉज, मतलब सेना का कॉज, आर्मी का कॉज। याद रखिएगा ब्रिटिश की आर्मी में हम इंडियन सिपाहीज बहुत ज्यादा थे। अब कितने ज्यादा थे आप सुन के आश्चर्य करेंगे। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे इंडियन सिपाहीज, जिसको सिपाही बोलते हैं अंग्रेज, है ना, उनको सिपाही बोलने नहीं आता, हम लोग तो सिपाही बोलते हैं ना, उन लोग क्या बोलते थे इंग्लिश भाषा में सिपॉय, है ना, सिपॉय म्यूटिनी। तो वो इंडियन सिपाही के साथ बदतमीजी करते थे, मिसबिहेवियर करते थे। जो आपको राज्य जीत के दे रहा है, दूसरे इंडियन राजाओं को हरा के दे रहा है, उस भारतीय सिपाही का तुम बेइज्जत कर रहे हो। जानते हैं जो इंडियन सिपाही काम करते थे वो ब्रिटिश सेना में, उनके साथ जो यूरोपियंस हुआ करते थे उनको तो अच्छा घर मिलता था, अच्छे पैसे मिलते थे, अच्छा खाना मिलता था। पर हमारे इंडियन सिपाहीज के साथ दे वर इल फेड, दे वर इल ट्रीटेड एंड दे वर बैडली हाउस्ड। न तो प्रॉपर घर, न तो प्रॉपर सैलरी, और न तो प्रॉपर उनके साथ ट्रीटमेंट करते थे। अरे अच्छा बर्ताव तो कर लो, पैसा नहीं दे पा रहे हो तो उनको उनके साथ उनका सम्मान तो करो कि वो आपको जीत के दे रहे हैं। अंग्रेजों नहीं शर्म थी अंग्रेजों को, मैंने बताया ना बड़े गंदे थे अंग्रेज। दे हैड नो, मतलब कहते हैं ना एथिक्स नहीं था उनके अंदर कोई भी। अंग्रेजों ने कानून बनाया, याद रखिएगा ये चल रहा है मिलिट्री कॉज, एनलिस्टमेंट एक्ट 1856 में लाया अंग्रेजों ने कानून बनाया। इस कानून के तहत इंडियन सोल्जर्स को कहा गया कि आपको अब दूसरे देशों में भेजा जाएगा जहां पर आपको समुद्र पार करके जाना पड़ेगा। जहां भी ब्रिटिश को जरूरत होगी वहां हम भेजेंगे आपको। अब इंडियंस को उस समय ड्यूटी पे विदेश जाना अलाउड नहीं था। क्यों? क्योंकि समुद्र को लांघना होता था, और समुद्र को जल देवता बोलते हैं हमारे देश में। हाँ, समुद्र लांघना, समुद्र को पार करके इंडियंस को जाना एक अच्छा नहीं शगुन माना जाता था, अपशगुन माना जाता था। इंडियंस में खास करके ब्राह्मण्स समुद्र को नहीं लांघते थे, दे डिसलाइक्ड बिकॉज इट वाज कंसीडर्ड एज अ रिलीजियस टैबू, अपशगुन माना जाता था। पर मैंने कहा अंग्रेजों ने मजबूर किया था, कानून बना दिया, इसीलिए हम लोगों ने अंग्रेजों की लड़ाई लड़ी। और क्या रीजन रहा है मिलिट्री कॉज में? और रीजन रहा है लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ इंडियंस। हम ब्रिटिश सेना के बड़े हिस्सेदार थे। 4000 इंडियन सैनिक, ध्यान से देखिए, 4000 इंडियन सैनिक और एक ब्रिटिश सैनिक। अब बताइए कौन ज्यादा हुआ है? हम लोग ज्यादा है ना। तो 4000 इंडियन सैनिक और एक ब्रिटिश सैनिक मिलकर काम करते थे। सोचिए कि कितने ज्यादा मात्रा में हम लोग थे, तो हमारे पास ज्यादा पावर थी। लॉर्ड डलहौजी ने भी इस बात को ध्यान दिया था, वो बहुत चालाक था, है ना, वो बहुत चालाक था। उसने पहले ही बता दिया था कि जल्दी से हमको ब्रिटिश सोल्जर की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, वरना हमारे साथ इंडियन सिपाहीज बगावत कर लेंगे। और यही हुआ भी। हमारे सिपाहीज ने एक समय आया कि अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। आप देख पाएंगे ये हमारे इंडियन सिपाहीज हैं। और क्या रीजन रहा है? क्लिक प्रोस्पेक्ट ऑफ प्रमोशन। हमारे इंडियन सिपाहीज को बहुत बड़ी पोजीशंस नहीं दी जाती थी, मतलब उनका प्रमोशन नहीं करते थे। जैसे अधिक से अधिक पोस्ट क्या देंगे? सिपाही से बढ़ा करके सूबेदार तक। सूबेदार बहुत ऊंची पोस्ट नहीं होती है। जैसे सेना में कर्नल होता है, ब्रिगेडियर होता है, मेजर जनरल होता है, ये सारा पोस्ट किसके पास है? अंग्रेजों के पास है। सिर्फ सूबेदार तक का पोस्ट हमारे इंडियंस को मिलता था। बाकी सारी हाई रैंक्स किसके पास है? ब्रिटिशर्स के पास। काम हम कर रहे हैं, मेहनत हम ज्यादा कर रहे हैं इंडियंस, पर सारी रैंक, सारी पोजीशंस किसके पास है? अंग्रेजों के पास है। और क्या किया अंग्रेजों ने? और क्या किया देखिए अंग्रेजों ने हमारे साथ कैसे बदमाशी की, हमारे मिलिट्रीज को भी, हमारे सैनिकों को कैसे परेशान किया। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स। हाँ, ऐसा कई बार हम लोग को विश्वास है कि इंडियंस को लगा कि हम अंग्रेजों को कभी हरा ही नहीं सकते, क्योंकि अंग्रेज हमसे सब मामले में सुपीरियर थे। सेना में सुपीरियर थे, आर्म्स एंड वेपन्स में सुपीरियर थे, इंडस्ट्रियल पावर था उनके पास, दुनिया की पहली इंडस्ट्रीज उन्हीं के पास थी। तो हमको लगा कि हम कभी हरा ही नहीं सकते हैं। हमारे मन में गलत फहमी थी, पर बाद में ऐसा नहीं हुआ। हमने देखा कि ब्रिटिशर्स को हराया जा सकता है। जैसे अफगान वॉर हुआ, अंग्रेज बहुत बुरी तरह से हारे, अफगान में अंग्रेजों की बड़ी बुरी हार हुई। पंजाब वॉर हुआ, वहां भी अंग्रेजों की धुलाई हो गई। क्रिमियन वॉर में भी पिटाई हुई। और तो और संथाल भारत में रहने वाले आदिवासी हैं। ये वो आदिवासी है जो तीर धनुष सिर्फ चलाना जानते हैं। हाँ, सिर्फ तीर धनुष चलाना जानते हैं। इन आदिवासियों ने भी अंग्रेजों को हरा दिया। ये बिहार बंगाल में रहने वाले आदिवासी थे, इनको भी अंग्रेज हरा नहीं पाए कभी भी पूरी तरह से। सच कह रहा हूं, इनके इलाकों में अंग्रेज जा नहीं पाते थे, क्योंकि ये जंगलों के अंदर रहते थे, गुरिल्ला वॉरफेयर करते थे, अंग्रेज कभी जीत नहीं पाए। तो इससे यह विश्वास आ गया कि हमारे अंदर जो गलतफहमी है कि अंग्रेजों को कभी हराया नहीं जा सकता, नहीं, हराया जा सकता है। इतने सारे एग्जांपल्स हैं, ये साबित हो गया कि अब अंग्रेजों से अगर हम लड़ेंगे तो हम उनको हरा भी सकते हैं। तो हमारी जो गलतफहमी थी, हमारा जो मिथ था, हमारे अंदर जो अफवाह थी कि हम अंग्रेजों को हरा नहीं सकते, वो खत्म हो गई, डर खत्म हो गया। अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इमीडिएट कॉज। ये वो कॉज है जिसकी वजह से ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया, ये इमीडिएट कॉज है। अब इमीडिएट कॉज क्या है? वो है इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल। क्या? इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल। ये क्या मतलब हुआ? अंग्रेजों ने एक नई बंदूक जिसका नाम है एनफील्ड राइफल। पहले जमाने में बड़ी बड़ी बंदूकें हुआ करती थी, बहुत लंबी सी उसकी नाल हुआ करती थी, और इस बंदूक को चलाने के लिए क्या लगाना पड़ता था? उसमें कार्ट्रिज लगानी पड़ती थी। सर ये कार्ट्रिज क्या होता है? गोलियों का बैग समझ लीजिए एक तरह से, और उस कार्ट्रिज को मुंह से पहले फाड़ करके तब बंदूक के अंदर फिट करना पड़ता था। बंदूक के अंदर कार्ट्रिज को फिट कर देते, तब गोलियां चलाई जाती थी। समझ गए? कार्ट्रिज एक थोड़ा सा बैग होता था जो जिसके अंदर गोलियां होती हैं, ठीक है, पर इसको खोलना किससे पड़ता था? मुंह से खोलना पड़ता था। अब उस समय एक र्यूमर फैल गया, एक अफवाह फैल गई
एक न्यूज आई उस समय कि ये जो कार्ट्रिज है इसको बनाया गया है फैट ऑफ काउ एंड पिग से, मतलब गाय की और पिग की चर्बी से इसको बनाया गया। और इंडियंस को क्या करना था, सिपाही सैनिकों को मुंह से इसको क्या करना था, फाड़ना था कार्ट्रिज को, और तब जाके बंदूक में लगा करके गोलियां चलानी थी। इंडियन सैनिकों ने, चाहे वो हिंदूज हो चाहे मुस्लिम्स हो, दोनों ने ये काम करने से मना कर दिया। कहा नहीं, आप जानते हैं क्यों? क्योंकि हिंदूज काउ की वर्शिप करते हैं, गाय हमारी माता है ना, और मुस्लिम्स को पिग से टैबू था, मतलब पिग्स नापसंद थे, वो लोग रिलीजियसली पिग को पसंद नहीं करते थे। नतीजा क्या हो गया, दोनों जनों ने मना कर दिया। पर आप जानते हैं यही मना करना और अंग्रेजों का हमें मजबूर करना, चलाओ गोलियां, यूज करो वरना हम तुम्हें मार देंगे, तो आप जानते ही हैं हम लोग तो क्या है, मरने मारने के लिए तैयार रहते हैं। बस यही हुआ, हमको अगर जोर जबरदस्ती करोगे, हमारे खिलाफ अगर हमें मजबूर करोगे तो अपराइजिंग होगी, और यहीं से शुरुआत हुई। अपराइजिंग मतलब बगावत। और सबसे पहली बगावत हुई मंगल पांडे द्वारा। मंगल पांडे एक सैनिक थे, एक सिपाही थे, पांडे हैं, देख लीजिए ब्राह्मण है ना, पांडे लिखा है ना, तो ये एक सिपाही थे, ब्राह्मण सिपाही थे। इनको मजबूर किया गया, इनको मजबूर किया गया कि आप ग्रीस कार्ट्रिज यूज करिए, इन्होंने यूज करने से मना किया, तो मंगल पांडे की पिटाई हुई। जब मंगल पांडे गुस्से में आए तो उन्होंने क्या कर दिया, उसी बंदूक से क्या किया, अपने ही ऑफिसर को भून दिया। हाँ, भून दिया मंगल पांडे ने अपने ऑफिसर को। इनके नाम से फिल्म भी बनी हुई है जिसमें आमिर खान मंगल पांडे बने। और बैरकपुर में ही ये कहां हुआ, नेवल हमारी इन्फेंट्री विंग्स जो है, जो पैदल चलने वाले सैनिक हैं, हाँ वहां पर हुआ, बंगाल में है बैरकपुर। वहां पर बैरकपुर में इनके ऑफिसर ने इनको फांसी पर लटका दिया। किनको? मंगल पांडे को। एक तरह से पहला बगावत करने वाला व्यक्ति, मतलब 1857 की बगावत की शुरुआत श्री मंगल पांडे जी ने की। समझ गए? अब यहां से क्या होगा, जैसे ही मंगल पांडे को एग्जीक्यूट किया जाएगा, फांसी दे दी जाएगी, सारे सिपाहीज जो बैरकपुर में थे वो सब एकजुट हो जाएंगे और चुन करके क्या करेंगे, अपने ही सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार डालेंगे। तो वहां से बगावत शुरू। तो अब यहां से बगावत शुरू हो गई है तो अब खत्म नहीं होगी, सारी न्यूज पूरे इंडिया में फैल जाएगी कि मंगल पांडे को फांसी लगाया गया और सैनिकों ने मिलकर के क्या कर दिया है, अपने ब्रिटिश ऑफिसर्स को भून दिया है। और अब शुरू हो जाएगा आगे। हाँ, क्या आगे होगा? मेरठ में अब शुरुआत होगी, मेरठ से। मेरठ में 85 सोल्जर्स तैयार हो जाएंगे बगावत करने के लिए। ये ग्रीस कार्ट्रिज को यूज करने से मना करेंगे तो ये मजबूर किए जाएंगे। जब ये मजबूर किए जाएंगे तो और सारे सिपाही, मेरठ याद रखिएगा दिल्ली के पास है, ध्यान दीजिएगा, ये सिपाही सारे मिल जाएंगे और मिल करके क्या करेंगे, मेरठ को कंट्रोल कर लेंगे। पहले ये अपने सारे साथियों को आजाद कराएंगे और दिल्ली में चले जाएंगे। ये अपने साथियों को आजाद कराने के बाद मेरठ से पहुंचेंगे दिल्ली। पहली बार क्या होगा, सारे सिपाही पहुंच गए दिल्ली, और वहां पर दिल्ली में इनका स्वागत करने के लिए कौन है, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर दिल्ली में, जो कि दिल्ली के पहले भी राजा हुआ करते, इंडिया के राजा थे, उन्होंने इनका स्वागत किया। तो ये सारे सैनिक दिल्ली पहुंचे और उन्होंने वहां जाकर बहादुर शाह जफर को एम्परर ऑफ इंडिया घोषित कर दिया। इसके बाद बहादुर शाह जफर ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, अपनी पूरी ताकत लगा दी अंग्रेजों को हराने के लिए। ये अलग बात है कि ब्रिटिशर्स ने हमें हरा दिया, बट बहादुर शाह जफर ने और बगावत करने वाले सारे सैनिकों ने, फार्मर्स ने, इंडियन मिडिल क्लास ने, सबने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। बाद में बहादुर शाह जफर जी को पकड़ लिया गया, कैद कर लिया गया, और यंगून नाम की प्लेस है जहां पे उनको भेज दिया गया। और वहां बगावत के काफी समय बाद 1862 में उनकी डेथ हो गई। तो लास्ट एम्परर ऑफ इंडिया इज बहादुर शाह जफर, लास्ट मुगल एम्परर। और क्या हुआ इसके बाद, लखनऊ में क्या हुआ, लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, उन्होंने रिवोल्ट की शुरुआत की और इन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया। बड़ी अलग बात है कि बाद में अंग्रेजों ने अपनी पूरी सेना लगा दी, इवन ब्रिटेन से क्या किया, नए हथियार, नए सैनिक मंगवाए और इंडियंस पे धीरे धीरे करके कब्जा करना शुरू कर दिया। और बेगम हजरत महल को क्या करना, देश छोड़ के भागना पड़ा, वो नेपाल चले गई। बारी आई कानपुर में, तो कानपुर में नाना साहेब थे, याद होगा, पेशवा बाजीराव टू के एडॉप्टेड सन। उन्होंने भी क्या किया, सारे इंडियन किंग्स की मदद की जो अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट कर रहे थे। यहां तक कि तांत्या तोपे, उनको भी इन्होंने सपोर्ट किया। तांत्या तोपे इनके कमांडर थे, और तो और इन्होंने फाइनेंस भी किया, पैसे से भी मदद की, इवन उनको सिपाही और पैसे दोनों दिए ताकि वो मदद करें रानी लक्ष्मीबाई के। तांत्या तोपे इन्हीं के अंडर में काम करते थे। और बाद में जब अंग्रेजों ने इनको भी घेर लिया, कानपुर को भी घेर लिया, तो नाना साहब भी क्या हो गए, देश छोड़ के नेपाल चले गए, और उसके बाद कभी उनका पता भी नहीं चला कि क्या हुआ। बाद में आया सेंट्रल इंडिया में। सेंट्रल इंडिया में रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी मर्दानी, वो तो रानी लक्ष्मीबाई थी, है ना। तो रानी लक्ष्मीबाई जो कि झांसी की रानी थी, उनके ही सैनिकों ने बगावत कर दी, उनके ही सैनिकों ने गद्दारी कर दी उनके साथ और महल का गेट खोल दिया, वरना रानी लक्ष्मीबाई तो युद्ध जीत रही थी। अंग्रेजों ने बदमाशी की, उनके किले के अंदर घुस गए चोर दरवाजे से, और रानी लक्ष्मीबाई को झांसी छोड़ के भागना पड़ा। रानी कुछ अपने वफादार सैनिकों के साथ झांसी से निकल गई और वह लड़ते हुए पहुंची कालपी। कालपी में मिले उनके साथ तांत्या तोपे, वहां भी अंग्रेजों को उन्होंने हराया, और वहां से पहुंची वो ग्वालियर, जहां पे अंग्रेजों ने उसे घेर लिया। ग्वालियर में अंग्रेजों ने बहुत बड़ी सेना, मेजर हैवलॉक नाम के मेजर थे, अंग्रेज मेजर थे, उन्होंने बहुत बड़ी सेना लेके, सोचिए एक लड़की को हराने के लिए, रानी लक्ष्मीबाई जी को हराने के लिए अंग्रेज बहुत बड़ी सेना लेके आए थे। और रानी का घोड़ा जो था वो अड़ गया था, वरना तो रानी शायद बच जाती।
रानी अपने और अपने गोद लिए पुत्र को, गंगाधर राव उसका नाम था, उसको साथ ली हुई थी, दोनों को मार लिया, अपने आप को मार दिया, उसको मार दिया। जीते जी अंग्रेजों ने रानी को छू नहीं पाया, रानी को, इसलिए इतना नाम है। कहते हैं खूब लड़ी मर्दानी, वो तो रानी वाली झांसी थी। तांत्या तोपे जो कि रणजीत लक्ष्मीबाई की मदद कर रहे थे युद्ध में, तांत्या तोपे याद रखिएगा, है ना, कमांडर थे ना, उनको भी पकड़ लिया गया और उनको हैंग कर दिया गया। तो दोनों शहीद हो गए और इनकी शहादत हम लोग आज तक नहीं भूले हैं। और भी शहर से जहां रिवोल्ट चलता रहा, जैसे बरेली की बात करें, बरेली में क्या हुआ, बरेली में खान बहादुर जी रिवोल्ट लीड कर रहे थे, वो रिवोल्ट के सबसे बड़े लीडर थे। उसी तरह बिहार में कुंवर सिंह जी बहुत प्रसिद्ध लीडर थे, उस समय रिवोल्ट के लीडर थे। फैजाबाद में अहमदुल्ला जी। तो अलग अलग जगहों पे कुछ एग्जांपल्स हैं जहां इस तरह से रिवोल्ट चल रहा था, अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग लीडर्स थे, और सबका दुश्मन एक, वो है ब्रिटिशर्स। तो अंग्रेजों ने बहुत परेशानी झेली, हम लोगों ने अंग्रेजों की एकदम हालत खराब कर दी थी, कई हिस्सों में तो अंग्रेजों को गायब कर दिया था हमने। बट मैंने कहा कि हम जीत नहीं पाएंगे क्योंकि हम पूरी तैयारी से नहीं थे। अभी बहुत सारे रीजन बताऊंगा कि व्हाई वी लॉस्ट द रिवोल्ट ऑफ 1857। इसका नतीजा क्या निकला, कॉन्सिक्वेंस मतलब क्या रिजल्ट निकला। रिजल्ट ये निकला कि हमारे देश को रूल कौन कर रहा था, ब्रिटिश कंपनी। कंपनी का नाम बताया था मैंने, ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी का रूल खत्म। अब भारत कंपनी की गुलाम नहीं है, बल्कि एक कानून बना करके इसको ब्रिटिश क्राउन के अंडर दे दिया गया। मतलब पार्लियामेंट ने कानून बनाया, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, और कहा कि अब कंपनी रूल नहीं करेगी, कंपनी का रूल खत्म। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत द रूल इज ट्रांसफर्ड टू द ब्रिटिश क्राउन। समझ में, मतलब अब अंग्रेजों की रानी भारत को रूल करेगी। एम्प्रेस ऑफ इंडिया, भारत की साम्राज्ञी, है ना, एम्प्रेस बोला मैंने, ध्यान दीजिएगा। द पावर वाज ट्रांसफर्ड टू ब्रिटिश क्राउन फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो अभी तक कंपनी रूल कर रही थी 1857 तक, 1858 में कंपनी, वैसे मैंने कहा था कंपनी अंग्रेजों की ही थी, घुमा फिरा करके वापस किसको मिल गई, अंग्रेजों की रानी के पास चला गया। मतलब हम किसके गुलाम हो गए, अब ब्रिटिश क्राउन के गुलाम हो गए। और क्या किया गया, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नाम का एक नया पद क्रिएट किया गया, एक नई पोजीशन बनाई गई, और उनके अंडर में 15 मेंबर का काउंसिल बनाया गया। ये लोग क्या करेंगे, ये लोग ब्रिटिश पार्लियामेंट को बताएंगे कि इंडिया में हम क्या कर रहे हैं। मतलब इंडिया को रूल करने के लिए इन लोगों को अपॉइंट किया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और इंडियन काउंसिल। ये लोग मिलकर के भारत को गवर्न करेंगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट को बताएंगे कि वो क्या कर रहे हैं। और क्या होगा, पहला वॉइसरॉय बनाया गया। इससे पहले वॉइसरॉय नहीं हुआ करते थे, इससे पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे जब कंपनी थी, है ना। और लास्ट गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। इसलिए लॉर्ड कैनिंग को क्या कर दिया गया, फर्स्ट वॉइसरॉय भी बना दिया गया। यही क्योंकि अब गवर्नर जनरल शब्द हट गया, अब क्या बन गया, नया शब्द आ गया, वॉइसरॉय। और लॉर्ड कैनिंग को पहला वॉइसरॉय बना दिया गया। और क्या नियम बनाया कंपनी रूल एंड होने के साथ साथ, कि देश में ही सिविल सर्विसेज के एग्जाम होंगे जिसमें ओपन टू ऑल होगा। पहले क्या होता था, अंग्रेज कंपनी अपने मन से ही किसी व्यक्ति को हमारे इंडिया को रूल करने के लिए भेज रही थी। अलग अलग शहरों में डीएम, डीआईजी, बड़ी बड़ी पोस्ट होती थी ना, तो वो ब्रिटिश कंपनी भेज रही थी। अब इसके लिए क्या होगा, सिविल सर्विस एग्जाम होंगे। आज हम इनको कहते हैं आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज। हाँ, जिसमें आईएएस लोग आते हैं ना, वही, उसी की बात कर रहा हूं, समझ गए। इसको ओपन कंपटीशन के थ्रू कर दिया गया। अब इंडिया में इसका कंपटीशन होगा, मतलब बच्चे इसकी तैयारी करेंगे, एग्जाम देंगे, जो क्वालिफाई करेगा बन जाएगा। फर्स्ट पर्सन टू क्वालिफाई फॉर दी आईसीएस, ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से। फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर दी इंडियन सिविल सर्विस। तुमको बताना, मैं नहीं बता रहा, तुम बताओगे मुझे, कमेंट में लिख के बता देना। और क्या हुआ, क्वीन विक्टोरिया को अब देश की क्वीन बना दिया गया, एम्प्रेस ऑफ इंडिया बना दिया गया। अब ब्रिटिश कंपनी ने रूल कर रही है, कौन रूल कर रहा है, क्वीन विक्टोरिया। और क्वीन विक्टोरिया आते ही क्या किया, एक प्रोक्लेमेशन किया, एक बड़ा सा अनाउंसमेंट किया 1858 में। क्या अनाउंसमेंट किया कि अब हमारी गवर्नमेंट नॉन इंटरवेंशन करेगी, मतलब हम आपके रिलीजियस मैटर में दखल नहीं देंगे। मतलब अब कंपनी नहीं चला रही है, ब्रिटिश पार्लियामेंट देश को चला रही है, और पार्लियामेंट क्या करेगी, आपके रिलीजियस मैटर में, आप जो भी धर्म अडॉप्ट करना चाहते हैं आप करिए, वी विल नॉट इंटरफियर इन योर रिलीजियस मैटर। हम किसी भी सोशल रिलीजियस मैटर में दखल नहीं देंगे। याद रखिएगा, ये सब जुट्ठी है, ये एक नंबर की जुट्ठी, जो बोल रही है उसको उल्टा करेंगे। हाँ, मैं सही कह रहा हूं, उल्टा करेंगे, बाद में और लड़ा देंगे सबको। और क्या करेंगे, ट्रीट ऑल सब्जेक्ट्स इक्वली। हमारे देश के सारे सब्जेक्ट, मतलब भारत में रहने वाले, चाहे वो इंडियंस हो चाहे यूरोपियंस हो, हम दोनों को बराबर मानेंगे। झूठ, फिर झूठ, ये भी झूठ बोल रही हैं। यूरोपियंस को हमेशा उन्होंने क्या माना, सुपीरियर माना। झूठ बोल रही हैं, पर वो कह रही हैं कि हम ऐसा अनाउंसमेंट करेंगे। ये अनाउंसमेंट उन्होंने किया। और क्या किया, पार्डन टू ऑल हु हैव टेकन पार्ट इन द वॉर। जिन्होंने भी रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था, हम सबको क्या करते हैं, माफ करते हैं, एक्सेप्ट दोज हु हैव मर्डर्ड सम यूरोपियंस। अगर किसी भारतीय ने किसी विदेशी नागरिक का मर्डर किया है, उसको माफ नहीं करेंगे। तो ये था क्वीन विक्टोरिया का अनाउंसमेंट, प्रोक्लेमेशन। और क्या हुआ, एंड ऑफ द मुगल एंड पेशवा। देखिए, लास्ट मुगल किंग कौन थे, बहादुर शाह जफर, उनकी अंत हो गया। अंग्रेजों ने उनको डिप्यूट कर दिया, डिपोर्ट कर दिया, रंगून वहां मर गए। लास्ट पेशवा कौन थे, पेशवा बाजीराव। पेशवा बाजीराव के बेटे नाना साहब, नाना साहब भी खत्म, नाना साहब तो देश छोड़ के चले गए। तो इस तरह से ये दोनों ही किंगडम खत्म, ये डायनेस्टी खत्म। और किसकी बारी आई, और क्या हुआ, रिवोल्ट के बाद क्या हुआ, रिलेशन विद द प्रिंसली स्टेट्स। अंग्रेजों ने जितने भी प्रिंसली स्टेट्स, मतलब वो स्टेट जहां पे राजा रूल कर रहे थे हमारे देश में, उनके साथ पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स साइन हुआ था।
उससे पहले पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन हुआ था, इस नियम को खत्म कर दिया। कहा जिन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन का जो रूल चल रहा था उनको हम छोड़ देते हैं, उनको हम क्या करते हैं, जाओ हमारी तरफ से तुम्हें माफी है, छोड़ दिया अंग्रेजों ने। और क्या किया गया, कुछ इंडियन स्टेट्स या राजा जो अंग्रेजों के लॉयल थे, जिन्होंने ब्रिटिश को मदद किया था रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए, अंग्रेजों ने उनको रिवॉर्ड भी दिया, उनकी लॉयल्टी का उनको इनाम दिया, उनको कहा कि जाओ अपने मन से कोई भी वारिस रख सकते हो, मतलब हम तुम्हारे काम में दखल नहीं देंगे। उनको कहा गया कि तुम्हारी सारी फ्यूचर की एनेक्सेशंस में हम तुम्हें बचत करेंगे, तुम्हारी मदद करेंगे। मतलब जो इंडियन किंग ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे रिवोल्ट में, अंग्रेजों ने उनके साथ क्या कर दिया, सांठगांठ कर ली। क्वीन विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया घोषित कर दिया गया, भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दिया गया, और इंडियन प्रिंसेस को कहा गया कि आप हमारे जूनियर पार्टनर बन के रहिए, हाँ आप हमारे पार्टनर बन के रहिए, आप खुश रहेंगे। और क्या कहा गया, उनको कहा गया कि आप टेंशन मत लीजिए, आपका रूल आपके पास रहेगा और आपकी जो आने वाली संतान है हम रूल उनको करने देंगे। देखिए ऊपर रूल किसका चल रहा है, ब्रिटिश क्राउन का, ठीक है, हमारे अंडर में तुम जूनियर पार्टनर बन के रहो। और क्या किया गया, अंग्रेजों ने नई पॉलिसी घोषित की रिवोल्ट के बाद, पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, मतलब फूट डालो, लड़ाओ और रूल करो। क्या किया अंग्रेजों ने, एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ, मतलब हिंदूज को मुस्लिम के खिलाफ लड़ाई कराना शुरू कर दिया, एक राजा को, एक प्रोविंस को दूसरे प्रोविंस के खिलाफ, एक कास्ट को दूसरे कास्ट के साथ, एक ग्रुप ऑफ पीपल को, मतलब जहां मौका मिला सबको लड़ाया उन्होंने। क्योंकि अंग्रेज समझ गए थे कि अगर इंडियंस एकजुट हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, आजादी की लड़ाई लड़ेंगे। तो इसीलिए उन्होंने कभी भी क्या किया, हमको एक नहीं होने दिया, चलाकियां चलते रहे। कभी हिंदूज को फेवर करते थे, इससे मुसलमानों को तकलीफ होने लगी, और कभी उल्टा करते थे अंग्रेज, मुसलमानों को क्या करते थे, हिंदुओं के खिलाफ। एक प्रोसेस आज भी जो लड़ाई का जो जड़ है हिंदू मुस्लिम का की, वो शुरुआत अंग्रेजों ने ही की, उन्होंने वहीं से शुरुआत कर दी दोनों के बीच फूट डालने की। नतीजा मैंने कहा, अंग्रेज चालाक थे, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और रूल करो। उनको मालूम था अगर ये एकजुट हो जाएंगे सब तो हमें हमारे देश से, इंडिया से हमें निकाल देंगे, तो जानते थे। तो ये उन्होंने चालाकी की। वहां भी गवर्नमेंट क्या करती थी, मैंने कहा ना, स्प्लिट करना, रिलीजियस लाइंस में लोगों को स्प्लिट करना, लोगों के अंदर हेट्रेड, इल फीलिंग अमंग द हिंदूज एंड मुस्लिम उन्होंने पैदा की, ताकि हम कभी इनको चैलेंज ही ना कर पाए। और क्या किया, रेशियल एंटागोनिज्म, मतलब रेस के आधार पर अपने आप को हमेशा सुपीरियर मानते थे। वो कहते थे कि हम ब्रिटिशर्स हैं, हम व्हाइट्स हैं, हम सुपीरियर क्लास को बिलोंग करते हैं, और हमसे हमेशा डिस्टेंस बनाए रखा, हमेशा। इससे पहले भी यही कर रहे थे, अपने कॉलोनीज, अपने कंपार्टमेंट्स, अपने थिएटर्स, ये सब कुछ अलग रखते थे, यहां पे इंडियंस को दूर रखते थे, कहते ना आपको ना अलाउड नहीं है। कई सारे एरियाज को उन्होंने रिजर्व कर रखा था कि ये यूरोपियंस क्या है, ये ब्रिटिशर्स का है, यहां पे इंडियंस नहीं आ सकते। तो सोच लीजिए कितने गंदे लोग थे, हमारे ही देश का रह रहे थे, हमारे देश का पानी पी रहे थे, खाना खा रहे थे, हमारे ही पैसों पे पल रहे थे, पर हमसे ही नफरत कर रहे थे। इसीलिए हम लोगों ने अंग्रेजों को पसंद नहीं किया। रिलीजियस चेंजेस भी हुए। क्या चेंजेस हुए, ब्रिटिशर्स ने डिक्लेयर कर दिया कि पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, हम अब किसी के रिलीजियस मैटर में, किसी के कस्टम्स में, ट्रेडिशन में क्या करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे। इसके बाद अंग्रेजों ने सती वाला लॉ या वाला लॉ सब बनाना बंद कर दिया, कहा अब हम नहीं बनाएंगे कोई भी। अंग्रेजों ने एक फॉरेन पॉलिसी बनाई, क्या फॉरेन पॉलिसी, जिसमें उन्होंने सिर्फ अपना फायदा देखा। ब्रिटिशर्स को कहां फायदा हो रहा है, कहां फायदा हो रहा है, उन्होंने प्रोटेक्शन ऑफ द इंडियन एम्पायर करने का वादा दिया। उन्होंने कहा कि हम ब्रिटिश एम्पायर को एक्सपेंड करेंगे, जहां जहां एशिया और अफ्रीका में हमको राज्य मिल सकता है वहां हम जाएंगे, वहां हम गुलाम बनाएंगे, इंडियन सैनिकों की मदद से बनाएंगे, इंडिया से जो कमाई हो रही थी उसका पैसा वहां इस्तेमाल करेंगे। मतलब उन्होंने हमारे देश से निकाले गए पैसे का इस्तेमाल दूसरे राजाओं को जीतने में किया। यहां तक कि हमारे ही देश के लोगों की मदद से, हमारे ही सेना की मदद से उन्होंने नेपाल को, बर्मा को भी अटैक किया। कौन लेने गए, हमारे इंडियन सिपाही। पता है कि नहीं, बर्मा को जीत लिया था हम लोगों ने, नेपाल को भी काफी हिस्सा जीत लिया था, अंग्रेजों ने जीत लिया। किसकी मदद से, हमारे सिपाही की मदद से। और इसका पैसा कहां से आ रहा था, हमारे सब टैक्स से आ रहा था। तो ये अंग्रेजों की दुष्टता थी। और क्या किया अंग्रेजों ने, इंक्रीज रेशियल बिटरनेस, बता दिया ना, रेशियल मतलब रेस के आधार पर, काले और गोरे होने के आधार पर। हम लोग डार्क्स माने जाते हैं ना, इंडियंस आर डार्क्स, ब्लैक्स। तो उन्होंने, अंग्रेजों ने कभी भी हमें क्या किया, पसंद नहीं किया। मैंने पहले ही बताया था, दे डम्प्ड ऑल इंडियंस एंड अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट एंड सब्जेक्टेड टू इंसल्ट। हमारे को कहते थे कि आप लोग विश्वास के लायक नहीं है, आप लोग इंसल्ट के लायक हैं, हम आपकी बेइज्जती करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे हर जगह। उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट में भी ऐसा स्ट्रक्चर बनाया कि उनकी रेस को सबसे ऊंची जगह मिले, जहां पे ब्रिटिशर्स होंगे वो सबसे ऊंची पोजीशन होगी, और जहां इंडियंस होंगे वो सबसे नीची जगह होगी। सोच लीजिए। और क्या हुआ, राइज ऑफ नेशनलिज्म, देश प्रेम की भावना हमारे अंदर और जग गई, क्योंकि आप जिसको जितना झुकाओगे वो उतना ऊपर उठेगा। और वही हुआ ही, हमको बहुत दबाया गया, हमें बहुत कुचला गया। हमारे देश में जो देश प्रेम की भावना है वो रानी लक्ष्मीबाई की शहादत से, नाना साहेब के मरने से, मंगल पांडे जी की तरफ से, है ना, इन सब की जाने गई और हजारों लाखों लोग मारे गए। तो उन सब की वजह से देश प्रेम और बढ़ गया। अब अंग्रेज हम सब के दुश्मन बन गए। तो हमारे देश में फ्रीडम फाइट करने का, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने का एक और जुनून, एक और आग पैदा हो गई। ठीक है, अब हम लोगों ने तय कर लिया कि अंग्रेजों से तो और लड़ेंगे हम लोग। और क्या हुआ, आर्मी में बहुत बड़ा चेंज आया। अंग्रेजों ने देख लिया था कि हम बहुत ज्यादा, इंडियन सिपाहीज बहुत ज्यादा है, तो ताकि अब इंडियन आर्मी को लोग रीऑर्गेनाइज करेंगे, फिर से चेंज करेंगे, और ताकि दोबारा अपराइजिंग ना हो सके, इसके लिए उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, यूरोपियंस का नंबर इंक्रीज कर दिया। अब
कुछ जगहों पे तो यूरोपियंस का नंबर इतना इंक्रीज कर दिया कि अब एक यूरोपियन रहेगा 2 इंडियंस के मुकाबले। सोच लीजिए, मतलब अंग्रेजों को इतना डर लगने लगा था हमसे कि अब वो क्या करने लगे, एक यूरोपियंस रहने लगे। मैं दिखा रहा हूं आपको। अब अंग्रेजों ने अपनी संख्या सेना में बढ़ाना शुरू कर दी। अब इंडियंस के मुकाबले अंग्रेजों की भी संख्या ज्यादा हो गई। कब नहीं, अब ज्यादा है। पहले 1:4,000 थे ना, मतलब 4,000 इंडियन सैनिकों में एक ब्रिटिश सैनिक हुआ करता था। अब 2 इंडियन सैनिकों में एक ब्रिटिश सैनिक, और कुछ जगहों में तो 5 का 2 रेशियो, तो मतलब 5 इंडियन सैनिकों में 2। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने अपनी संख्या को बढ़ाया ताकि इंडियंस क्या करें, बगावत न कर सके। मद्रास और बॉम्बे में 2:5 का रेशियो और बंगाल में 1:2 का रेशियो। और क्या किया अंग्रेजों ने, यूरोपियंस को जहां इंपॉर्टेंट पोजीशंस होती हैं, सेना की वो जगह है जहां सर दूसरे देशों को कब्जा किया जा सकता है, जिसे कहते हैं स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पोजीशंस, वो यूरोपियंस को दी गई। वो ज्योग्राफिकल पोजीशंस यूरोपियंस को दी गई। और तो और इंडियन सोल्जर्स बगावत ना कर सके, इसलिए जितने भी सोफिस्टिकेटेड वेपन्स थे, मतलब वो वाले हथियार जिसमें जिसमें कह सकते हैं ना, जो जिससे पावरफुल होते हथियार, वो हथियार अब इंडियंस को नहीं दिए जाएंगे। समझ गए ना? हाँ, फील्ड राइफल दे देंगे। समझ गए ना? इंडियन आर्टिलरी यूनिट्स उनको ही थोड़ा बहुत था, बाकी सबको उन्होंने क्या कर दिया, पावर नहीं दिया, डिसबैंड कर दिया। इंडियन सैनिक को धर्म के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, रीजन के नाम पर भी उन्होंने क्या कर दिया, डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर दिया। अब उन्होंने अलग अलग धर्मों के लोगों को इंक्लूड किया और उनके बीच में भेदभाव करना शुरू कर दिया। टू डिस्करेज नेशनलिज्म क्या नहीं किया गया, कास्ट एंड कम्युनिटी को रेजिमेंट्स में इंक्लूड कर दिया गया। न्यूज़पेपर्स को लाना बंद कर दिया गया ताकि सिपाहियों को पता न चल सके कि देश में क्या चल रहा है, ताकि इंडियन सिपाहीज को इंडिया में क्या चल रहा है ये पता चल सके। इंडियन सिपाहीज को न्यूज़पेपर, जर्नल्स, मैगजीन्स पढ़ने की परमिशन नहीं थी, क्योंकि ताकि वो इंडिया के बारे में जान ना पाए, देश में क्या चल रहा है। उस जमाने में मोबाइल या रेडियो तो था नहीं। और क्या हुआ, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। मैंने कहा अंग्रेजों ने इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करना नहीं छोड़ा। इंडिया को एक कॉलोनी बनाया जहां पर वो रॉ मटेरियल ले जाएंगे, फिनिश प्रोडक्ट लाके बेचेंगे। ये हो गया रिपीट। और इंडियन से जो सैलरीज और अलाउंसेस मिल रही थी वो सब इंडिया की कमाई से मिल रही थी। भारत की कमाई का बड़ा हिस्सा सैलरीज ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर्स को दे दिया जा रहा था, ड्रेन ऑफ वेल्थ की जा रही थी। अब आता है अगला हेडिंग। अच्छा नहीं, एक और पॉइंट है, गल्फ बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम। पहले ही बताया कि दोनों कम्युनिटी को कभी भी उन्होंने साथ आने नहीं दिया, क्योंकि उन लोग जानते थे कि अगर दोनों साथ आ जाएंगे कम्युनिटीज तो अंग्रेजों का राज्य ज्यादा दिन चलेगा नहीं। उन्होंने दोनों के बीच में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चलाई। उनके अंदर एक दूसरे के प्रति डिस्ट्रस्ट, एक दूसरे के प्रति शक करने का बीज बो दिया, ताकि दोनों लड़ते रहे, आपस में लड़ मर जाए, हाँ, और हम देश में रूल करते रहे। और यही हुआ भी, इसीलिए इतना लंबा समय तक अंग्रेजों का रूल चला। समझ में आया? अब आता है क्या रीजन रहे हैं, रिवोल्ट तो किया, क्या रीजन रहा है कि रिवोल्ट में कुछ कमी रह गई, क्या ड्रॉबैक्स है, क्या कमी रह गई, आइए देखें। सबसे पहली रीजन है द मूवमेंट डिड नॉट हैव कॉमन प्लान्स ऑफ रिएक्शन। मतलब इस मूवमेंट को करने के लिए हम लोग ने मिल करके, बैठ करके, सारे सैनिक, सारे राजा क्या प्लान किए थे क्या? जी नहीं, कोई एक्शन प्लान नहीं बनाया था, कोई सेंट्रल लीडर नहीं था। ऐसा नहीं था कि रानी लक्ष्मीबाई पूरे भारत की लीडर थी उस समय और वो क्या करती, पूरे प्लान पे। बहादुर शाह जफर थे पर वो दिल्ली भर के लिए थे उस समय, मतलब पूरे इंडिया के लीडर नहीं थे ना, कि वो पूरी देश की सेना को एक साथ फोर्स कर रहे थे ना, ये तो चल ही नहीं रहा था। और इस मूवमेंट का कोई गोल भी नहीं था, कोई कॉमन गोल नहीं था। सब लोग अपने अपने काम के लिए अंग्रेजों से लड़ रहे थे, नाराज थे। जैसे झांसी, रानी लक्ष्मीबाई अपने काम के लिए नाराज थी कि उनका झांसी देश छीन लिया जा रहा था, है कि नहीं? तो सब लोग अपने अपने गोल, अपने अपने मकसद के लिए अंग्रेजों से लड़ रहे थे, एक कॉमन गोल नहीं था। ब्रिटिश एम्पायर उन सबसे बड़ा था, ताकतवर था सब मामलों में, सेना के मामले में, पैसों के मामले में, रिसोर्सेज के मामले में, हथियारों के मामले में। अंग्रेज हम सबसे बहुत ज्यादा पावरफुल थे, तो हम इसलिए नहीं जीत पाए उनसे, इसलिए रिवोल्ट हम हार गए। और क्या हुआ, द मूवमेंट डिड नॉट स्प्रेड टू द साउथ इंडिया। साउथ में, ईस्ट और वेस्ट में, यहाँ के राज्यों में तो मूवमेंट स्प्रेड ही नहीं हुआ, ये रिवोल्ट नहीं स्प्रेड हुआ। वहां पर इवन सिंध, राजस्थान, ये जो 2 स्टेट्स हैं, यहाँ के लोग तो साइलेंट थे, दे डिड नॉट पार्टिसिपेट। और इवन कुछ राजाओं ने तो उल्टा मदद की अंग्रेजों को कि इंडियंस को हराओ। हाँ, बहुत सारे ऐसे राजा थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स की मदद की। सम रूलर्स ऑफ द इंडियन स्टेट्स एंड जमींदार्स, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, बोला ना हम मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब आता है नेचर ऑफ द वॉर, मतलब ये वॉर कैसा है। तो मैंने कहा अंग्रेजों को लगता है कि ये वॉर एक सिपाही म्यूटिनी है, सिर्फ सिपाहियों की बगावत है, जबकि हम इंडियन हिस्टोरियंस एंड इंडियंस मानते हैं कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। वीर विनायक दामोदर सरवरकर, जिसको वीर सरवरकर के नाम से जाना जाता है, इन्होंने एक बुक लिखी थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उसमें उन्होंने क्लियर कट लिखा था कि ये एक प्लान्ड वॉर था ऑफ नेशनल इंडिपेंडेंस। ये एक प्लान्ड वॉर था, हम इसे इंडिपेंडेंस का ही वॉर मानेंगे। अंग्रेजों ने नहीं कहा माना, कभी भी ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं कहा ना ना ना, ये सिर्फ सिपाहियों की बगावत है। ये कुछ सैनिक हैं भारत के जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, ये इंडिपेंडेंस की लड़ाई नहीं है। और कुछ हिस्टोरियंस जैसे डे साहब, एस.एन. डे सर, उन्होंने माना कि अपराइजिंग जो थी 1857 की, वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ही थी। तो इंडियंस मान रहे हैं, याद रखिएगा। अब क्या रीजन है इसका, ऐसा क्या रीजन है कि हम इसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मानते हैं? पहला रीजन दिया गया कि इट वाज फर्स्ट मास अपराइजिंग, पहली बार आम जनता, सिपाही, हाउसवाइफ्स, फार्मर्स, पीजेंट जिसको कहते हैं, किंग्स की आर्मीज, जमींदार्स, और तो और कॉमन मैन, दे ऑल पार्टिसिपेटेड, सब ने पार्टिसिपेट किया इस अपराइजिंग में। समाज के हर वर्ग ने
बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया लड़ाई लड़ने में, अंग्रेजों को हराने में, फर्स्ट वॉर में। और क्या हुआ? इट पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ मॉडर्न नेशनल मूवमेंट। और इसके बाद तो नेशनलिज्म एक अलग लेवल पे चला जाएगा, मतलब देश प्रेम बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। अब लोगों के अंदर लड़ने मरने और देश को अंग्रेजों से आजाद करने की एक नई जुनून आ जाएगा। अब हम सब भारतवासियों का एक दुश्मन हो जाएगा, वो है ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों को खत्म करो, हम सबके दुश्मन बन जाएंगे। So this brings to the end of the chapter फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। हर वो चीज जो आपके सिलेबस में है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, कहीं भी कुछ भी आपको इसके अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस माय सुपरस्टार्स,